गुड मॉर्निंग। आज हम एनसीईआरटी 9th क्लास साइंस बुक का तीसरा चैप्टर शुरू करते हैं, जिसका नाम है परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब हम इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम ये जानते हैं कि परमाणु क्या होता है और अणु क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि परमाणु क्या होता है। परमाणु है, महर्षि कणाद ने, ये एक दार्शनिक थे, भारतीय दार्शनिक थे। दार्शनिक मतलब ऋषि मुनि जैसे टाइप होते हैं, वैसे कुछ थे महर्षि कणाद। महर्षि कणाद के अनुसार यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी महर्षि कणाद ने कहा कि अगर हम कोई भी पदार्थ लेते हैं तो अगर हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते जाएंगे तो अंत में हमें एक ऐसा छोटा सा टुकड़ा प्राप्त होगा जिसे हम आगे और विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहा महर्षि कणाद ने, किसके बारे में? परमाणु के बारे में। तो इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को परमाणु यानी एटम कहा गया। यानी उन्होंने उस पदार्थ को, उस कण को क्या नाम दिया जो आगे और हम उसको विभाजित नहीं कर सकते, उसको हमने क्या कहा? महर्षि कणाद ने क्या कहा? एटम कहा। ठीक है, सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु होती है जो अत्यंत छोटी होती है। यानी कोई भी पदार्थ अगर होता है तो रचनात्मक मतलब उसकी रचना किससे मिलकर हुई है। कोई भी पदार्थ है तो उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वो है परमाणु। सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई क्या होती है? परमाणु होती है, जो अत्यंत छोटी होती है। देखो, अभी तक जितने भी जो आए थे, महर्षि कणाद है, पकुदा काव्याम है, और जो भी साइंटिस्ट थे, वो साइंटिस्ट नहीं कह सकते अपन उसको, हम एक तरह से महर्षि कणाद जैसे थे, दार्शनिक थे, वैसे ही वो भी क्या थे? बहुत सारे वैज्ञानिक जो दार्शनिक थे, उन्होंने परमाणु के बारे में अलग अलग थ्योरी दी थी, लेकिन उन्होंने कोई प्रायोगिक यानी प्रायोगिक लेब के थ्रू कोई भी प्रमाण नहीं दिया था। ठीक है, तो जब वैज्ञानिक आए, उन्होंने जब परमाणु के बारे में लेबोरेटरी में सर्च किया तो उन्होंने देखा कि परमाणु है वो और आगे और विभाजित होता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम यही पढ़ेंगे कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परमाणु होती है, जो अत्यंत छोटी होती है। अब परमाणु का आकार अगर आकार हमें मापना हो तो किस इकाई में हम उसको मापेंगे? भाई कोई भी चीज होती है, कोई भी होता है, उसको या तो मीटर में मापते हैं या फिर सेंटीमीटर में मापते हैं। तो किसी भी चीज का आकार मापने के लिए हम किसी यूनिट का उपयोग करते हैं। तो परमाणु है, उसका आकार अगर हमें मापना है तो उसकी यूनिट होगी नैनोमीटर, एनएम। एनएम को क्या बोलते हैं? नैनोमीटर। और नैनोमीटर का प्रतीक क्या होता है? एनएम। एक नैनोमीटर बराबर कितना? एक नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। यानी एक नैनोमीटर अगर किसी परमाणु का आकार है तो उसका जो मान है वो क्या होगा? 10⁻⁹ मीटर। नेक्स्ट हम कुछ तत्व है, कुछ परमाणु है, उनके अगर हम नाम देख लेते हैं। एल्यूमिनियम है, उसको हम Al से लिखते हैं। आर्गन है, उसको Ar, बेरियम Ba, बोरोन B, ब्रोमीन Br, कैल्शियम Ca, कार्बन C, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट Co, कॉपर Cu, फ्लोरीन F, सोना Au, हाइड्रोजन H, आयोडीन I, लोहा Fe, सीसा Pb, पॉलिब्डेनम जिसको हम बोलते हैं, मैग्नीशियम Mg, नियोन Ne, ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन N। तो ये कुछ तत्व हैं जिनके नाम आपको याद रखने होंगे। ठीक है, अब इसमें एक बात ध्यान रखना कि जब भी हम इनके नाम लिखेंगे, जैसे एल्यूमिनियम या फिर आर्गन को ले लेते हैं, जैसे आर्गन है तो Ar लिखते हैं। इसके अंदर आपने ध्यान दिया हो तो A बड़ा है और R क्या है? छोटा है ना? तो सबसे पहले अगर दो अक्षर अगर आते हैं तो उसके अंदर पहला अक्षर बड़ा आएगा और दूसरा छोटा आएगा। सब में यही है, ध्यान से देखना। ठीक है, कुछ और तत्व है वो हम देख लेते हैं। पोटेशियम K, सिलिकॉन Si, सिल्वर Ag, सोडियम Na, सल्फर S, यूरेनियम U, जिंक Zn।
तो ये कुछ तत्व है, ये आपको याद करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान की। परमाणु के बारे में हमने जान लिया कि परमाणु क्या होता है, कोई भी पदार्थ होता है, अगर उसके हम विभाजित करते जाए छोटे छोटे टुकड़ों में, अगर उसको हम तोड़ते जाएं तो लास्ट में जो कण बचता है उसको हम परमाणु कहते हैं, ठीक है। परमाणु का आकार हम अगर मापेंगे तो वो किस में मापेंगे, AMU में मापेंगे, सॉरी किस में मापेंगे, नैनोमीटर में मापेंगे। परमाणु का आकार नैनोमीटर में मापेंगे। नैनोमीटर का जो 1 नैनोमीटर है उसका मान कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर। अब हम बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान की, एटॉमिक मास, यानी कोई भी परमाणु है, अब कोई भी कण है, अपन किसी भी चीज को, जैसे 1 लीटर दूध होता है, 1 किलो चावल होता है, 1 किलो गेहूं होता है, यानी केजी क्या है, उसका इकाई है ना, मापने की इकाई है, भाई ये इतना केजी है। तो अगर हम परमाणु को अगर द्रव्यमान, परमाणु का अगर भार अगर मापें तो वो कितना हो सकता है, वो किस इकाई में हम मापेंगे, वो हम देखते हैं। देखो, किसी परमाणु के द्रव्यमान को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। कोई भी परमाणु होता है उसका द्रव्यमान होता है, उस द्रव्यमान को हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान का इकाई AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट। ये AMU से व्यक्त करेंगे अपन, कोई भी परमाणु होगा, किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा तो उसको हम AMU से व्यक्त करेंगे। लेकिन आजकल AMU को सिर्फ U से भी प्रदर्शित किया जाता है। U का मतलब होता है यूनिफाइड मास, ठीक है। अब एक U बराबर कितना, एक U या फिर एक AMU, दोनों एक ही चीज है, ध्यान रखना। AMU भी और U दोनों क्या है, परमाणु द्रव्यमान है, ये ध्यान रखना, ठीक है। U का मतलब यूनिफाइड मास होता है। और 1U बराबर कितना होता है, अगर हमने जान लिया कि भाई AMU या फिर U क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, तो एक U बराबर कितना होता है, एक U बराबर, हमने एक कल्पना करते हैं कि कार्बन 12 कोई समस्थानिक कोई परमाणु है, उसके द्रव्यमान का 12वां हिस्सा, यानी 1/12, 1/12वें भाग को हम क्या बोलेंगे, एक U कहा जाता है। अब इस पे ध्यान मत देना कि कार्बन 12 समस्थानिक क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम आगे वाले जो चैप्टर आएंगे उनमें हम अच्छे से पढ़ेंगे कि कार्बन 12 क्या होता है। ऐसे समझ लो कि कार्बन 12 एक परमाणु है और उस परमाणु का जो भी भार होगा उसका 12वां भाग, 1/12 भाग क्या होगा, एक U के बराबर होगा, ठीक है। तो एक U बराबर कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान डिवाइड बाई 12। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान देख लेते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, कार्बन का होता है 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, कैल्शियम 40। ये कुछ परमाणु द्रव्यमान है, ये भी आपको याद रखने होंगे। अब बात करते हैं हम अणु की। हमने परमाणु के बारे में जान लिया, अब हम जानेंगे अणु के बारे में। अणु को हम बोलेंगे मॉलिक्यूल्स, क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। अब अणु क्या होता है, देखो, साधारणतः परमाणु स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में नहीं रहते हैं। अब हमने पहले क्या पढ़ा, परमाणु जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, क्लोरीन, ये सिंगल रूप में उपस्थित नहीं मिलता है, प्रकृति में सिंगल रूप में उपस्थित नहीं होता है। जैसे H है, H क्या है, हाइड्रोजन है, तो H सिर्फ H ही प्रकृति में उपस्थित नहीं रहता है, वो किसी न किसी साथ मिलकर प्रकृति में स्वतंत्र रूप से उपस्थित रहता है, ठीक है। साधारणतः परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रहते, यानी प्रकृति में उपस्थित नहीं रहते। जब 2 या 2 से अधिक परमाणु जैसे H और O, जब H और O मिलता है तब क्या बनता है, जल, H2O। जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में रासायनिक बंधन द्वारा परस्पर आकर्षण बल से कसकर जुड़े होते हैं तो ऐसे समूहों को हम क्या कहते हैं, अणु कहा जाता है। तो H2O क्या है, एक अणु है, और H क्या है, एक परमाणु है, और O क्या है, परमाणु है। लेकिन जब दोनों मिलते हैं, H2O मिलते हैं, तो O क्या है, कण है, सॉरी अणु है, ठीक है। अणु स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में रह सकते हैं। जल है, अस्तित्व में रहता है स्वतंत्र रूप से, तो जल किसके अणुओं से मिलकर बना होता है, H2O के अणुओं से मिलकर बना होता है। अब एक ही तत्व के परमाणु या भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु, एक ही तत्व के परमाणु हो सकते हैं। जैसे H है तो H2 उपस्थित रह सकता है,
ठीक है। O है, सिर्फ O नहीं रहता, O2 या फिर O3 के रूप में उपस्थित रह सकता है। O2 होता है ऑक्सीजन, O3 होता है ओजोन, तो इस रूप में उपस्थित रह सकता है। तो एक ही तत्व के परमाणु या फिर भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर सहयोग करके अणु बनाते हैं। अणु दो प्रकार के हो सकते हैं, तत्वों के अणु और यौगिकों के अणु। तत्व के अणु का मतलब है H2, यानी एक ही तत्व होगा, उसमें एक ही तत्व से मिलकर बना होगा वो अणु। जैसे H2 हाइड्रोजन गैस होती है, O2 ऑक्सीजन गैस होती है, O3 ओजोन होती है। तो वो क्या है, तत्वों के अणु है। यौगिकों के अणु की अगर हम बात करें तो जैसे H2O जल, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, CH4 मीथेन गैस, तो यह क्या होता है, यौगिक के रूप में उपस्थित होता है। आयन क्या होता है देखते हैं। आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है जिस पर आवेश विद्यमान होता है। अब या तो किसी भी कोई भी परमाणु होगा या फिर दो परमाणु आपस में मिलकर कोई यौगिक बनाएगा, तो या तो उसके ऊपर माइनस का चार्ज होगा या फिर प्लस का चार्ज होगा, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। जैसे Cl माइनस होता है तो वो आयन है, ठीक है। अब वो धनायन है या ऋणायन है वो हम बात करते हैं आगे। देखो, ऋण आवेशित आयन को ऋणायन कहते हैं, यानी जिसके ऊपर माइनस का चिन्ह लगा होता है वो क्या होता है, ऋणावेशित होता है। और ऋणावेशित को हम क्या बोलते हैं, ऋणायन बोलते हैं, यानी एनायन। तथा धन आवेशित आयन जिसके ऊपर प्लस का चिन्ह होता है, यानी उसको हम क्या बोलेंगे, धनावेशित आयन बोलेंगे, और उसको हम क्या बोलेंगे, धनायन, यानी कैटायन कहते हैं। अब बात कर लेते हैं यौगिकों के रासायनिक सूत्र की। कोई भी यौगिक होता है उसका रासायनिक सूत्र हम कैसे बनाते हैं वो हम देख लेते हैं। तत्व के सूक्ष्मतम परमाणु यानी एटम और यौगिक को सूक्ष्मतम कण अणु मॉलिक्यूल्स होते हैं। कोई भी तत्व होता है तो उसका सूक्ष्मतम कण क्या होता है, परमाणु। जैसे हाइड्रोजन होता है तो उसका सूक्ष्मतम कण क्या है, परमाणु कहते हैं। और अगर H2O होता है यानी यौगिक है, H2O क्या है, यौगिक है। H2O अगर होता है तो उसका अगर सूक्ष्मतम कण की हम बात करें तो वो होता है अणु, यानी मॉलिक्यूल्स होता है। अब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में रासायनिक बंध बनाकर एक समूह बनाते हैं जिसे हम अणु कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2O एक क्या है, अणु है। पहले भी अपन ने देखा था कि जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में रासायनिक बंध बनाकर एक समूह बनाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, अणु, मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। यौगिकों के रासायनिक सूत्र कैसे बनाएंगे, देखो, जल का एक अणु, जल के एक अणु में दो तो हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है। H2 होता है ना, तो H2 का मतलब 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 1, तो H और O, तो H2O, ठीक है। ये हो गया जल का यौगिक का रासायनिक सूत्र। हाइड्रोजन सल्फाइड के अणु का सूत्र देखते हैं अपन। H होते हैं 2, सल्फर होता है 1, तो H2S ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गए रासायनिक सूत्र। कुछ यौगिकों के रासायनिक सूत्र हम देख लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को CaO, सोडियम क्लोराइड NaCl, आयरन सल्फाइड FeS, कॉपर ऑक्साइड CuO, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg2, MgOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, सोडियम ऑक्साइड Na2O, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, सोडियम सल्फाइड Na2S, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। तो ये कुछ यौगिक है, उसके रासायनिक सूत्र है, आपको याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, आणविक द्रव्यमान, मोलिकुलर मास। हमने मोल की बात करी थी, सॉरी मोल की बात नहीं करी थी, अपन आगे करेंगे। आणविक द्रव्यमान, मोलिकुलर मास क्या होता है, अणु के सभी संगठक परमाणु के द्रव्यमान का योग उसका आणविक द्रव्यमान होता है। H2O अपन एक अणु है, H2O क्या है, एक अणु है, संगठक परमाणु, यानी उसको बनने, H2O को बनने के लिए कौन कौन से परमाणु है, ऑक्सीजन है, O है और H है। उन दोनों के द्रव्यमान का योग क्या कहलाता है, आणविक द्रव्यमान कहलाता है। यानी H2O है, उसका द्रव्यमान क्या कहलाएगा, आणविक द्रव्यमान कहलाएगा, ठीक है। और सिर्फ H का अगर द्रव्यमान होता है तो वो परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा, ठीक है। जल के आणविक द्रव्यमान का परिकलन करते हैं अपन। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O होता है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1
ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है 16, तो 16 अपन ने लिख दिया, 2 × 1 2 और 16, 16 और 2 18, तो 18 U। द्रव्यमान को हम किससे लिखेंगे? U से। तो आणविक द्रव्यमान कितना होगा? 18 U। मोल संकल्पना की हम बात करते हैं। मोल संकल्पना क्या होती है? मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हम अगर डेली लाइफ की अगर हम बात करें, जैसे अपन आटा है तो 5 किलो आटा हो गया। दूध की हम बात करें तो जैसे 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध। केले की हम बात करते हैं 1 दर्जन केले, 2 दर्जन केले, है ना। तो सभी की क्या है? एक यूनिट है, या तो हम किलोग्राम में मापेंगे या फिर लीटर में मापेंगे या फिर द्रव्यमान या फिर दर्जन में मापेंगे, तो वो क्या होगी? उनकी यूनिट हो गई। लेकिन अगर कोई पदार्थ दिया जाए अपने को तो उसकी अपन इकाई क्या देखेंगे? तो पदार्थ की मात्रा की इकाई होती है मोल। क्या होती है? मोल। तो 1 मोल बराबर कितना? 1 दर्जन बराबर 12 पीस होता है, 1 शताब्दी बराबर 100 वर्ष होता है। 1 मोल बराबर कितना? तो 1 मोल बराबर होता है 6.022 × 10⁻23 कण। ये जो संख्या है, इस संख्या को हम अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। तो 1 मोल बराबर कितना हो गया? 6.022 × 10⁻23 कण। फिर हम अपन लिए समझते हैं कि 1 मोल जल बराबर कितना? तो 6.022 × 10⁻23 अणु। 1 मोल सोडियम बराबर 6.022 × 10⁻23 परमाणु। 1 मोल सोना बराबर कितना होता है? 6.022 × 10⁻23 परमाणु। अब हमने देखो यहां पर एक तो अणु लगाया है और एक परमाणु, ठीक है। ये 1 मोल की बात है। जल हो, सोडियम हो, सोना हो, तो सबकी 1 मोल बराबर इतना ही होता है, क्योंकि हमने ये पढ़ा कि 1 मोल बराबर इतना, ठीक है। अणु क्यों लगाया? क्योंकि जल है, जल एक यौगिक है और सोडियम एक तत्व है, सोना भी एक क्या है? तत्व है। तो जल एक यौगिक है, तो यौगिक का सूक्ष्मतम कण क्या होता है? अणु होता है, तो अणु लगा दिया। और तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या होता है? परमाणु होता है, तो हमने परमाणु लगाया, ठीक है। किसी तत्व का 1 मोल मतलब उस तत्व के, किसी भी तत्व, कोई भी तत्व होता है, अगर उसका 1 मोल मतलब, 1 मोल का अगर मतलब देखें तो उस तत्व के 6.022 × 10⁻23 परमाणु होता है। और किसी यौगिक का 1 मोल मतलब उस यौगिक का 6.022 × 10⁻23 अणु होता है। मोल संकल्पना की हम बात करते हैं कि मोल संकल्पना क्या होती है। जल का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? 18 U होता है। जल का आणविक यानी H2O को अगर मिला के उसका द्रव्यमान देखेंगे तो 18 U होता है। और इसको अगर हम मोल में कन्वर्ट करते हैं तो U को हम ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, U को हम ग्राम में व्यक्त करेंगे, लेकिन 18 ही होगा। जल का 1 मोल बराबर कितना हो गया? 18 ग्राम। अगर जल का आणविक द्रव्यमान की अगर हम बात करेंगे तो 18 U लिखेंगे, और जल का 1 मोल की अगर हम बात करेंगे तो 18 ग्राम लिखेंगे। अतः हम कह सकते हैं कि जब आणविक द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है, आणविक द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त किया जाता है, तो उसे मोलर द्रव्यमान कहा जाता है। यही ही क्या है? मोल संकल्पना है, ठीक है। रासायनिक संयोजन के नियम। अब हम ये देखते हैं कि जब 2 तत्व आपस में मिलकर कुछ बनाते हैं, यानी 2 तत्व मिलाए, यानी कोई भी 2 पदार्थ मिलेंगे और जो उत्पाद बनेगा, जो भी बनेगा, वो कैसे बनता है, उसके नियम क्या है। तो हम रासायनिक संयोजन के नियम हम देखेंगे। तो रासायनिक संयोजन के जो नियम है वो किसने दिए थे? लवाइजियस एवं जोसेफ एल प्राउस्टर ने बहुत अधिक प्रयोगों, प्रायोगिक कार्यों करने के बाद रासायनिक संयोजन के 2 नियम दिए, जिसने रासायनिक विज्ञान में महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया, ठीक है। कोई भी तत्व आपस में जब मिलेगा और उत्पाद बनाएगा तो वो रासायनिक संयोजन के नियम के आधार पर ही बनाएगा। तो उन्होंने 2 नियम दिए थे, एक तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। तो दोनों नियम को हम समझते हैं, देखते हैं कि दोनों नियमों में क्या है। तो पहला नियम हम देखते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जाता है और न ही विनाश किया जाता है। इसका मतलब हम समझते हैं, देखो कोई भी A तत्व है और एक B पदार्थ है, दोनों मिले और AB बना। 1 मिनट। चलो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम की हम बात कर रहे थे। अब देखो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है कि जब भी कोई अभिक्रिया होती है, यानी कोई भी 2 पदार्थ मिलते हैं और जब तीसरा उत्पाद जब बनता है,
उस अभिक्रिया में क्या होता है कि ना तो द्रव्यमान जो भी भार होता है, द्रव्यमान होता है, ना उसका सृजन हो सकता है और ना ही उसका विनाश हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई ए पदार्थ है और कोई बी पदार्थ है, दोनों मिले और ए बी उत्पाद बना, तो ए पदार्थ का हम मान लेते हैं द्रव्यमान 2 kg है और बी का 3 kg है, तो 3 और 2 कितना हो गया 5 kg, 5 kg हो गया। और जब ए और बी हम देखेंगे तो दोनों का मिला के क्या हो गया 5 kg, तो इधर भी 5 kg है और यहाँ पर भी 5 kg, यानी ए का क्या है 2 kg और बी का 3 kg, तो 3 और 2 5 होते हैं, दोनों मिलके जो भी उत्पाद बना वो भी क्या है 5 kg, 3 और 2 5 हो गए, तो 5। तो यहाँ पर भी बनने से जब 2 पदार्थ मिले उससे पहले भी वो 5 kg थे और जो वो बन गए दोनों आपस में मिलके वो भी क्या है 5 kg। तो इसका मतलब ये हुआ कि द्रव्यमान जो भी उत्पाद बना उसमें द्रव्यमान का ना तो सृजन हुआ, ना तो निर्माण हुआ और ना ही विनाश हुआ, यानी स्थिर था वो। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल की सहायता से हम समझते हैं, जैसे H2O है, 2H2 अपन ले लेते हैं, 2H2 प्लस 2O लिया अपन ने, 2 तो H2 2 और 2 कितने हो गए 4 हो गए, 4 H हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन हमने लिया, दोनों को हम मिलाएंगे तो 2H2 हो जाएगा, क्या बन जाएगा जल के 2 अणु बन जाएंगे, जल के 2 अणु। अब हम देखते हैं, देखो इनका द्रव्यमान कितने हैं 2, तो हमने 2 लिख दिया। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है 1, तो 1 इंटू 2 यानी 2 बराबर 2 इंटू 2 4 ग्राम हो गए, प्लस 2 ऑक्सीजन का भार होता है 16, तो 2 इंटू 16 32, 4 प्लस 32 कितने हो गए 36 ग्राम। इधर हम बात करते हैं 2 H2 है तो इनका द्रव्यमान 2 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का 16 हो गया। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो अपन पहले इनको जोड़ देंगे, 2 प्लस 16 कितने हो गए 18, और 18 को 2 से गुणे करेंगे तो 18 2 36। तो अभिक्रिया होने से पहले भी वो 36 ग्राम था और अभिक्रिया होने के बाद में जो उत्पाद बना वो भी क्या है 36 ग्राम है। इसका मतलब है कि द्रव्यमान सुरक्षित है, ना तो उसका विनाश हुआ ना ही उसका सृजन हुआ। तो यह है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब हम बात करते हैं स्थिर अनुपात का नियम। दूसरा नियम हम समझते हैं कि स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है। तो इस नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होता है। यानी जब H2O मान लेते हैं, जब बनता है जल, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H और O दोनों की मात्रा एक निश्चित मात्रा होती है। वो निश्चित मात्रा होती है तभी वो जल बनता है, अन्यथा वो जल नहीं बनता है। ठीक है, कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है। कोई भी यौगिक हम बात करते हैं जैसे जल है तो वो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है। इस प्रकार जो यौगिक प्राप्त होता है उससे जो भी यौगिक प्राप्त होता है उसमें तत्व का अनुपात सदैव स्थिर रहता है, चाहे इसे किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हो। चाहे किसी ने भी बनाया हो या फिर किसी भी स्थान से प्राप्त हुआ हो, एक निश्चित मात्रा का अनुपात होगा तभी वो जल बनेगा। इसे ही हम क्या बोलते हैं, स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। एग्जाम्पल के सहायता से हम समझते हैं कि क्या है। जल के यौगिक, यानी जल का एक यौगिक हम लेते हैं, जल लेते हैं और उसका यौगिक लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उपस्थित होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव क्या होता है, 1:8 होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो। कैसे ये देखते हैं अपन। H2O है तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1, तो 1 इंटू 2, 2 हाइड्रोजन इसलिए 2 से गुणा कर दिया। ऑक्सीजन का 16, तो 1 इंटू 2 डिवाइड बाई 16, 2 डिवाइड बाई 16, 1 डिवाइड बाई 8, तो 1:8। 6 H2 अगर हम लेते हैं तो भी वही बात है, 6, 2 हाइड्रोजन है तो 1 इंटू 2 डिवाइड बाई 6, ऑक्सीजन का भार 16, तो 12 डिवाइड बाई 96, 1/8। तो यहां पर भी क्या हुआ, 1:8, यानी मात्रा चाहे जो भी हो, मात्रा चाहे जो भी हो, एक निश्चित अनुपात में ही जल बनेगा। कि दोनों यौगिकों की एक मात्रा है वो निश्चित अनुपात में होनी चाहिए तभी ये जल बनेगा। ठीक है, तो यहां पर अपना ये 3rd चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में 3rd चैप्टर की जो क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे। ओके।
थैंक यू।